ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। बस एक दावा करता है और वो है डर। क्या आप कभी भीड़ में कुछ पलों के लिए किसी अपने से बिछड़े हैं? कैसा महसूस होता है? पर अगर कोई जिंदगी से ही बिछड़ जाए तो? क्योंकि जीवित और मृत इंसानों की दो अलग अलग दुनिया है जो अपने आप में पूरी हैं, पर दरअसल एक दूसरे के बिना उतनी ही अधूरी भी। और उनका एक दूसरे के बिना ये अधूरा होना ही उन दोनों दुनियाओं के बीच पुल बनाता है। और बेशक कभी कभी ये पुल बहुत खौफनाक हो जाता है। मैं डॉक्टर नागर, पेशे से मनोवैज्ञानिक और पैशन से ह्यूमन माइंड का फैन, हर रात आपके पास लेकर आता हूँ मुझसे मिले कुछ लोगों की आप बीती, कुछ घटनाएं जिन्हें सुनकर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या वो सच था? क्या सच था? आज हमारे साथ हैं लखनऊ के सौरभ सिन्हा और वो सुनाएंगे अपने साथ घटी एक सच्ची घटना जब वो बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी बच्ची की प्रेतात्मा से छुटकारा पा सके। शायद। मैं सौरभ सिन्हा, मेरी लखनऊ में जॉब लगी और वहीं अपनी कलीग रेनू से प्यार हो गया और शादी भी। पर हम 7 साल में किराए का घर बदल बदल के परेशान हो गए थे, सो हमने लोन करा के एक सुंदर सा 2 बेडरूम हॉल का फ्लैट खरीद लिया। ये हमारे सपनों का घर था जहां सब कुछ बहुत अच्छा था, सिवाय एक पगली के जो सोसाइटी के एंट्रेंस पे हमेशा बैठी रहती थी। अरे तू यहाँ हो? यहाँ आवा न लाडो, हमार लाडो, हमारे पास आजा बिटिया। लाडो आजा, गोदी में आजा हमार। ए लाडो आना हमारे पास। लाडो काहे अम्मा को सतावत है? लाडो आना बिटिया। लाडो वो हमेशा यही एक रट लगाए रहती थी। बिल्डिंग के दूसरे लोगों की तरह हम भी कभी कभी खाना डाल दिया करते थे उसके सामने। पर जो भी हो, नए घर में बहुत अच्छा लग रहा था हमें। सुनो रेनू, एक अच्छा सा सोफा देखा है मैंने, क्या कहती हो? सोबू, तुम भी ना जितने पैसे जमा किए थे डाउन पेमेंट में लग गए। कहाँ से आएगा तुम्हारा सोफा? अरे EMIs में मिल जाएगा यार। पर सोबू, पिंकी के बोर्डिंग की फीस भी तो जमा करनी है ना। बस ऐसे ही छोटी छोटी खींचतान में बहुत प्यारी लाइफ चल रही थी हमारी। लेकिन एक दिन रेनू मुझसे बोली, सोबू मैं कुछ कहूँ तो तुम डांटोगे तो नहीं ना? अरे नहीं, बोलना। क्या मैं तुझे हमेशा डांटता रहता हूँ? नहीं, थोड़ी अजीब सी बात है ना, इसलिए। अब बोल भी दे यार। एक्चुअली मुझे ना रात में किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। क्या बोल रही हो? अरे यार, तुम औरतों का इंट्यूशन भी ना। हमारी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं है हॉस्टल में, बेस्ट बोर्डिंग स्कूल में है वो। नहीं यार सोबू, मैं क्या पिंकी की आवाज पहचानती नहीं हूँ क्या? ट्रस्ट मी, वो किसी और बच्ची की आवाज थी। तो क्या शादी से पहले की भी कोई बेटी है क्या तेरी? है? तुम्हारी तो। अरे रुको, कहाँ भाग के जाओगे? अरे छोड़ो, अरे मजाक कर रहा था भाई। रुको। अरे दिल पर अरे लग गई। मैंने हंसी में टाल दिया, बात आई गई हो गई। लेकिन एक रात अचानक मेरी नींद खुली तो मुझे भी वही रोने की आवाज सुनाई दी।
मैं झटके से बिस्तर से उठ गया। मैंने रेनू को डिस्टर्ब नहीं किया, चुपचाप उठ के दरवाजा खोला और बाहर गैलरी में इधर उधर देखा। ये आवाज कहां से आ रही है, पर कहीं कुछ नहीं मिला, तो वापस लौट आया। पर तभी लगा कि ये आवाज तो बाहर हल्की थी, जबकि यहाँ घर के अंदर ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। तो रेनू सही कह रही थी। मैंने अंदर जाकर रेनू को जगाया। रेनू उठो, रेनू। क्या सोबू, सोने दो ना, कल सुबह ऑफिस जाना है। रेनू देख, सुन, वही आवाज आ रही है। कौन सी? हाँ, तुम्हें भी सुनाई दी? हाँ। यही तो मैं कह रही थी, कहाँ से आती होगी ये आवाज सोबू? तुम डरना मत। एक बात बताऊं? क्या? मैंने बाहर जाकर हर जगह देख लिया, पर ये आवाज शायद हमारे घर से ही आ रही है। नहीं, ऐसे मत बोलो सोबू। नहीं रेनू, मैंने कहा था ना, डरना मत। पर हमारे घर में ही क्यों सोबू? कौन है वो? क्या चाहती है? उस दिन तो कुछ देर में वो आवाज आनी बंद हो गई, पर एक रात जब हम डिनर कर रहे थे। ये क्या? और लो ना। नहीं यार, बस बहुत हो गया। अरे हाथ हटाओ। अरे बस बहुत हो गया, पेट भर चुका है। ये क्या हुआ सोबू? क्या हुआ? अरे बोलो ना, क्या हुआ? वो देखो वहां, जैसे कोई सोफे पे बैठा है। वो अभी आया। हाँ, लग रहा है जैसे कोई बच्चा लेटा हो। उस छोटी सी बच्ची के लेटने के निशान है उस पर। कौन है वो सोबू? अब तो हमारे घर में हमारे सामने घूमती है। मुझे नहीं रहना इस घर में। स्टॉप यार, कहाँ जाएंगे हम? और इस घर का क्या करेंगे? रेनू, हमारी हालत ऐसी नहीं है कि हम दूसरा घर किराए पे भी ले पाए। समझने की कोशिश करो रेनू। फिर एक संडे को मैं ऐसे ही बालकनी में बैठा हुआ था। सर्दियों की धूप अच्छी लग रही थी कि तभी शायद मुझे झपकी आ गई होगी, या पता नहीं, मेरी आंखों के सामने जैसे कोई बच्ची दिखी। सांवली सी, गंदी सी, बदन पे कोई कपड़े नहीं, सिर्फ कमर पे बंधे काले धागे में लटकता हुआ चांदी का छोटा सा घुंघरू। अम्मा, 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 अम्मा। सोबू, क्या हुआ सोबू? सोबू क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? और ये पसीना, तबीयत तो ठीक है ना? टेल मी सोबू। इट्स ओके, ऐसी कोई बात नहीं है। रेनू बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने उसे ये बात नहीं बताई। पर इसके बाद तो मुझे वो सपना यहां वहां बैठते बैठते हर जगह दिखने लगा। मतलब कभी भी, खुली आंखों से भी। घर की आबोहवा ऐसी भारी हो गई थी कि कभी कभी तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। और ये सब एक छोटी सी बच्ची कर रही थी। पर मैं करता भी क्या। फिर एक दिन ओझा भी बुलवाया। लौट जा इस घर से। छोड़ दे इस घर को, छोड़ दे। चली जा, नहीं तो बंद करके पेटी में डाल दूंगा। पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दो दिन की राहत
उसके बाद फिर वही सब शुरू हो गया। हार कर मैंने रेनू को कुछ दिन के लिए उसकी माँ के पास भेज दिया। फिर एक रात कुछ आवाज आई। मैं भागकर रूम से बाहर गया और आज मैं पहली बार उसे साफ साफ देख रहा था। और आज इस बार रोने की आवाज नहीं थी। वो बच्ची जैसे अपने छोटे छोटे पैरों से वो खुशी से मेरे घर से भागकर चली गई। मैं भी उठकर तेजी से बाहर की ओर लपका, पर मैंने बाहर जो देखा था वो देखकर यकीन नहीं हुआ। वो पगली औरत गैलरी के एक कोने में अपने हाथ फैलाए उस छोटी सी बच्ची को बुला रही थी। यहाँ आओ हमारी लाडो बिटिया, अम्मा के पास आओ। मेरी प्यारी बिटिया, लाडो बिटिया, आजा अम्मा के पास। मेरी प्यारी बिटिया। और वो बच्ची भागती हुई गई और उसकी गोद में समा गई। ये कोई सपना तो नहीं था। वो पगली एक जिंदा औरत उस बच्चे को गोद में कैसे उठा सकती थी? लाडो बिटिया, मेरी प्यारी बिटिया। और फिर वो सीढ़ियों से सीधी ऊपर चली गई। जाने क्यों, पर उस रात मुझे बहुत चैन की नींद आई। बहुत दिनों बाद मैं चैन से सोया। और जब मैं सुबह उठा तो नीचे से लोगों की आवाजें आ रही थी। मैं नीचे उतरा और उस भीड़ के बीच रास्ता बनाकर आगे बढ़ा तो सामने वो पगली औरत पड़ी थी, बिल्कुल शांत। क्यों भाई, ये कब और कैसे हुआ? सुबह निकला तो देखा यहाँ पड़ी हुई थी। रात में शायद ठंड में मर गई होगी। ये सब जो मैंने देखा था सुबह और रात को, उससे मेरा दिमाग चकरा गया था। पर शाम को मेरी पास की ही ए ब्लॉक की बिल्डिंग में एक बुजुर्ग से बात हुई। वो बहुत वक्त से वहां रहते थे। कौन थी ये पगली, जानते हैं आप? मजदूर थी। जब यहाँ काम चल रहा था सी, डी और ई ब्लॉक का, तो बहुत सारे बिलासपुरी लेबर काम कर रहे थे इस साइट पे। उन्हीं में से एक थी इसकी एक छोटी सी बच्ची गड्ढे में गिर के मर गई थी। अरे कैसे हुआ था ये? अपनी ही माँ के आंखों के सामने। उस वक्त उसकी माँ बिल्डिंग में काफी ऊपर चढ़ी हुई थी, काम कर रही थी। तब यहाँ काफी सुनसान रहता था। आसपास जंगल झाड़ियां सी थी। मैं यहीं इस बालकनी के बाहर देख रहा था। मैंने देखा वो बच्ची रोती रोती अपनी माँ को ढूंढती हुई जा रही थी। अम्मा, 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 अम्मा। तभी वो अचानक गड्ढे की ओर मुड़ गई। मैं चिल्लाया, अरे कोई है उधर? अरे वो बच्ची गिर जाएगी। पर दूसरी ओर चूंकि काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, तो किसी को मेरी आवाज सुनाई भी नहीं दी। पता नहीं क्यों, पर वो एकदम से गड्ढे के पास आ गई। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैं एक बार फिर से चिल्लाया, अरे रुक जाओ, रुको। पर वो तो बढ़ती ही जा रही थी। अम्मा। तभी उसका पांव फिसला और वो गड्ढे में जा गिरी। काफी पानी था उस गड्ढे में। मैं भागा, पर जब तक सीढ़ियों से नीचे उतरकर वहां तक पहुंचता, तब तो कुछ मजदूर पहुंच गए थे। लाडो, लाडो, अरे कोई बचा लो अपनी बिटिया को। लाडो, 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 अम्मा आ रही है। लाडो, लाडो, कोई बचा लो बिटिया को। कोई बचा लो हमारी बिटिया को। लाडो, लाडो। अरे रस्सी डाल, वहां से। कस के पकड़ा।
हाली कर, अरे उतना हिलता ही नहीं। यहाँ लेटाई दो। पर जब तक उस बच्ची को निकाला तब तक वो बच्ची मर चुकी थी। हायरी लाडो, मेरी बिटिया, मेरी लाडो बिटिया, कोई नहीं बचाया उससे। लाडो बिटिया। और आखिरकार उस पगली को उसकी बच्ची लाडो मिल ही गई। पर सच मानिए, अभी भी ठीक से यकीन नहीं होता कि क्या वो सच था। ये सब सोच के ही हैरत होती है। एक मन कहता है कि इस पर यकीन करो और दूसरा इनकार कर देता है। पर सवाल है कि उस बच्ची की आत्मा सौरभ के ही घर में क्यों आई? वहां तो बहुत सारे फ्लैट्स थे, कई सारी फैमिलीज होंगी, कहीं भी जा सकती थी वो। तो क्या वो अपनी मुक्ति के लिए सौरभ से ही उम्मीद लगा कर बैठी थी? क्यों? कोई जवाब नहीं है। क्या वो सच था?